हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो हार्ट फेलियर का टॉपिक चल रहा था उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एक तो डेफिनेशन पढ़ी थी, कोजेस पढ़ी थी और जो टाइप्स पढ़े थे उसमें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो इसका मैनेजमेंट है कंप्लीट उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो मैंने आपको दो टाइप्स और बताए थे, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर की कि इसमें होता क्या है। व्हेन राइट वेंट्रिकल अनेबल टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड एज बॉडी रिक्वायर। जो राइट वेंट्रिकल होता है उसका काम क्या होता है? लंग्स तक ब्लड को पहुंचाना। जो भी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ पे आता है? राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल उसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंचाता है? पंप करके लंग्स में। किस लिए? प्यूरिफाई करने के लिए। ओके। सो अगर जो राइट वेंट्रिकल है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, ब्लड को आगे नहीं पहुंचा पा रहा है प्रॉपरली अमाउंट में, तो उसको क्या बोलेंगे? राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम एराइज होगी? इट लीड्स टू पेरिफेरल एडिमा एंड हिपेटिक कंजेशन। हमने जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर पढ़ा था उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी? पल्मोनरी एडिमा एंड पल्मोनरी कंजेशन। ठीक है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या प्रॉब्लम एराइज होगी? पेरिफेरल एडिमा एंड हिपेटिक कंजेशन। ओके। सो ये कंडीशंस जो हो रही हैं, दोनों प्रॉब्लम्स, ये कैसे होंगी इसके बारे में आपको पैथोफिजियोलॉजी में कंप्लीटली बताऊंगा। तो नेक्स्ट वन जो साइन एंड सिम्टम्स है हम वो बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन कवर कर लेते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो ये जो भी पैथोफिजियोलॉजी है मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझा देता हूँ। ये जो हार्ट है ये सिंपल स्ट्रक्चर है। ये 4 चैम्बर्स हो गए हार्ट के। यहाँ से ब्लड आता है राइट साइड में वेना केवा के थ्रू और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है? लंग्स में। और लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद वापस कहाँ आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है एरोटा में। यही प्रोसेस होती है। अब ये कंडीशन कैसे अराइज होती है? जो लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है मोस्ट केसेस में यही देखने को मिलता है और इसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो कैसे होगा कि मान लो ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ये आगे ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है एरोटा के अंदर, तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लड जमा होने लग जाएगा, कंजेशन होने लग जाएगा। ठीक है। जिस वजह से क्या होगा? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो दिखती सी बात है जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें भी आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे भी कंजेशन हो जाएगा और कंजेशन की वजह से यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके। अब अगर जो लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड जमा हो रहा है तो इस वजह से फिर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? जो पल्मोनरी विनस सर्कुलेशन है, जो लंग से ब्लड को लाती है, पल्मोनरी विनस सर्कुलेशन, इसमें भी क्या होगा कि जो ब्लड आगे नहीं जा रहा है तो ब्लड यहाँ पे ही जमा होने लग जाएगा। यानी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें भी कंजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब जो यहाँ पे कंजेशन हुआ इसकी वजह से भी अब क्या होगा? जो पीछे की तरफ जो पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी से भी आगे ब्लड नहीं जा पा रहा, आगे कंजेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? इस वजह से ये पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड जमा होने लग जाएगा, यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? हाइपरटेंशन। ओके। जो ये ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसमें जब कंजेशन होगा तो यहाँ पे हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। ओके। सो आपको इतना समझ में आ गया कि किस तरह से यहाँ तक ये कंडीशन पहुंची है। अब क्या होगा कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है इसको आगे ब्लड पहुंचाना है, बट यहाँ आगे की तरफ पहले से ही प्रेशर इंक्रीज है, कंजेशन की कंडीशन है यहाँ पे। तो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल प्रॉपरली आगे ब्लड को पंप
नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से आगे ब्लड प्रॉपरली नहीं जा पाएगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो आपको इतना समझ में आ गया कि लेफ्ट साइडेड में हार्ट फेल होने की वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर कैसे हो रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि राइट साइडेड हार्ट फेल हो तो गया, बट इसकी वजह से क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा था? पेरीफेरल एडिमा एंड दूसरा क्या था? हिपेटिक कंजेशन। तो वो कैसे देखने को मिलेगा कि अब अगर यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से आगे ब्लड नहीं जा रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे भी ब्लड जमा होने लग जाएगा। ठीक है, अब जो ब्लड पीछे बैक फ्लो हुआ, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा? राइट एट्रियम में। यहाँ पे भी कंजेशन हो गया। अब इस वजह से क्या रिजल्ट होगा? जो वेना केवा में जो ब्लड है, वेना केवा जो सुपीरियर और जो इंफीरियर वेना केवा होती है, सुपीरियर जो अपर बॉडी पार्ट से उससे ब्लड लाती है और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से लाती है। तो अब क्या होगा कि यहाँ जो ब्लड जमा रहेगा वो वापस से पीछे जाने लग जाएगा। ठीक है, और पीछे जाके कहाँ जमा होने लग जाएगा? एक तो पेरीफेरल बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ से जो ब्लड बैक साइड में जा रहा है वो कहाँ जमा होगा? पेरीफेरल बॉडी पार्ट्स में, जिस वजह से क्या कंडीशन इराइज होगी? पेरीफेरल एडीमा। दूसरा जो लीवर है, लीवर से भी ब्लड आता है इंफीरियर वेना केवा में, तो क्या होगा कि जो पीछे बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का वो कहाँ जमा होगा? और जो लीवर है उसमें जमा होने लग जाएगा, जिस वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? लीवर में भी कंजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम लीड हो रही है। सो आई होप आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो इसमें फर्स्ट है जगलार वेन डिस्टेंशन। जो जगलार वेन्स होती है, जो नेक वेन्स होती है, जो ये कहाँ पाई जाती है? जगलार वेन नेक में या गर्दन में। तो वहां पे डिस्टेंशन की कंडीशन क्यों रहेगी? क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा रहा है, वहीं ब्लड जमा है, तो डिस्टेंशन रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन है पेरीफेरल एडीमा। जो बॉडी पार्ट्स है, पेरीफेरल बॉडी पार्ट्स, उनमें एडीमा रहेगा, स्वेलिंग रहेगी। नेक्स्ट वन हिपेटो मिगेली। लीवर में कंजेशन होने की वजह से लीवर का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? हिपेटो मिगेली। नेक्स्ट है इसके बाद सिम्टम एसाइटस। एसाइटस क्या होता है कि जो एब्डोमिनल केविटी है उसमें फ्लूइड जमा हो जाना, एक्सेसिव अमाउंट में अगर एब्डोमिनल केविटी में फ्लूइड जमा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? एसाइटस। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पर्सन को भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया रहेगा। नेक्स्ट वन, वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन, वीकनेस रहेगी यानी कमजोरी रहेगी। और नेक्स्ट वन, फ्लूइड कलेक्शन इनटू केविटीज। जो पर्सन की जो बॉडी केविटीज है उनमें फ्लूइड जमा होने लग जाएगा धीरे धीरे। ओके, सो ये साइनेस सिम्टम्स की बात हो गई और पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ लिया। अगर आपको ये नोट्स लिखने हैं तो आप यहाँ पॉज करके इनको लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। डायग्नोसिस से पहले अपन इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये दो टाइप भी मैंने आपको बताए थे। अब इनमें होता क्या है कि जब हार्ट वीक हो जाए या जो हार्ट की जो वाल्स है, ठीक है, वाल्स वीक हो जाए, हार्ट वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा? हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है हार्ट प्रॉपरली, हार्ट में वीकनेस होने की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सेकेंड वन था डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट मसल्स या जो हार्ट वाल है वो क्या है? थिक हो जाती है यानी मोटी हो जाती है। तो अगर जो हार्ट वाल है वो थिक हो गई है तो उस वजह से क्या होगा? हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, हार्ट प्रॉपरली अगर रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। तो आप लोगों को ये समझ में आ गए दो टाइप और। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इसके डायग्नोसिस की। तो इसमें फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन। पर्सन की प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री हम कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो जो साइनस सिम्टम्स है वो हमको दिखेंगे, लाइक साइनोसिस। अगर ऑक्सीजन नहीं है बॉडी में तो ब्लड डिस्कलेशन हो जाएगा स्किन का।
और एडिमाई कंडीशन भी यहाँ देखने को मिलेगी। पर्सन को कंफ्यूजन रहेगा, कॉन्शियसनेस भी लॉस हो सकती है अगर ज़्यादा टाइम तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले। तो ये इस तरह के जो है सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट वन, यहाँ पे मॉनिटर करेंगे हार्ट साउंड, जो पर्सन का हार्ट साउंड है उसको सुनेंगे तो एरिथमिया की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दूसरा, हार्ट रेट भी बढ़ी हुई रहेगी। नेक्स्ट वन, यहाँ पे ईसीजी करेंगे तो ईसीजी में हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखेंगे हार्ट की, तो उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम प्रेजेंट है। यहाँ पे अपन डिसरिथमिया को भी पता लगा सकते हैं ईसीजी से। ओके, नेक्स्ट वन है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में जो हार्ट है उसकी इमेज सामने आ जाती है, तो हार्ट में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो विजुलाइज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन है ट्रेडमिल टेस्ट। या ट्रेड की स्पेलिंग ये होती है ट्रेडमिल। आपने जो जिम वगैरह में देखा होगा, जो लोग मतलब फैटी लोग होते हैं वो अपना वेट कम करना आते हैं तो उनको एक ट्रेडमिल पे वॉक करने को कहते हैं। ठीक है, तो वो ट्रेडमिल का यूज़ यहाँ पे कैसे करते हैं कि पर्सन को उस पर चलने को बोलते हैं, और दूसरा जो पर्सन जो चल रहा है उस पर उसकी चेस्ट पे कुछ लीड्स लगा देते हैं। ठीक है, तो जब पर्सन उस पर वॉक करता है ट्रेडमिल पे तो उसकी जो हार्ट रेट है उसको एसेस किया जाता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि जब अगर पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है उस टाइम। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है इसके बाद एक्सरे। नेक्स्ट वन है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होता है? विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, नेक्स्ट वन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं सीरम में, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, इनका लेवल एसेस करेंगे। तो ये बात हो गई डायग्नोसिस की। नेक्स्ट वन अब अपन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो इसमें फर्स्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले इसमें आती है डायूरेटिक्स। जो डायूरेटिक्स ड्रग्स होती है ये कब काम आती है? जब बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड जमा होता है, तो उस फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करती है डायूरेटिक्स ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट वन है एसीई इनहिबिटर्स। जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ठीक है, जो एंजियोटेंसिन नोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है एंजाइम, उसको ये ड्रग्स इनहिबिट करती है। क्योंकि जो एंजियोटेंसिन है वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ओके, तो अब ये ड्रग्स यहाँ पे जो एसी जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगी, जिस वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। नेक्स्ट वन है कार्डियोटोनिक ड्रग्स लाइक डाइजोक्सिन एंड डिजिटेलिस। ये ड्रग्स क्या करती हैं? कार्डियोटोनिक ड्रग्स ये जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करती है, कॉन्ट्रैक्शंस को इम्प्रूव करती है। दूसरा, कार्डियक आउटपुट को भी इम्प्रूव करती है कार्डियोटोनिक्स ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद बीटा ब्लॉकर्स। जो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं? जो ब्लड वेसल्स और जो हार्ट मसल्स है उन पे जो बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ये उन बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वेसोडाइलेशन की वजह से। ओके, नेक्स्ट वन है वेसोडाइलेटर्स। ये भी क्या करती है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। सो ये बात हो गई मेडिकल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट वन इसके बाद इसमें सर्जरी की बात करें तो इसमें फर्स्ट वन आता है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। जहाँ पे प्लास्टी वर्ड जुड़ता है किसी वर्ड के पीछे, इसका मतलब होता है सर्जिकल रिपेयरिंग। एक टोमी वर्ड भी जुड़ता है, और टोमी का मतलब होता है ओपनिंग करना। तो यहाँ पे प्लास्टी है तो इसका मतलब क्या है कि कोरोनरी आर्टरी को यहाँ पे रिपेयर करेंगे सर्जिकली। ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है, लाइक यहाँ पे जो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो इसमें करते क्या है कि एक वायर इंसर्ट करते हैं। इस वायर में एक बैलून लगा हुआ होता है इस तरह से, और इस बैलून के बीच में स्टेंट प्रेजेंट होता है। ये स्टेंट जो होता है ये वायर होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो वायर वगैरह होते हैं उनका बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है इसको यहाँ इंसर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बैलून है उसको इन्फ्लेट किया जाता है। इन्फ्लेट का मतलब होता है बैलून को फुलाया जाता है। तो जैसे ही यहाँ बैलून फूलता है तो क्या होता है कि ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है यहाँ पे, यहाँ जो फैटी सब्सटेंसेस जमा ये क्या होते हैं? दब जाते हैं, ऊपर की तरफ दब जाते हैं। ओके, और आर्टरी डायलेट हो जाती है। समझ गए?
अब जो ये स्टेंट होता है इसको यहाँ पे परमानेंटली प्लेस कर दिया जाता है। बाकी ये बैलून वगैरह सब वापस निकाल लिए जाते हैं, बट स्टेंट जो होता है ये यहाँ पे ही प्लेस कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो आर्टरी है वो डायलेट रहती है, वापस से उसमें ब्लॉकेज नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से सर्जिकली रिपेयर करते हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में। इसको पीटीसीए भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसमें क्या होता है कि मान लो ये जो कोरोनरी आर्टरी यहाँ से ब्लॉक है, तो इसमें करते क्या है कि एरोटा से बॉडी की किसी अदर पार्ट से आर्टरी को या वेन को लेके एरोटा से इसको डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और एरोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट यहाँ आर्टरी में मिलने लग जाता है। तो ये जो ब्लॉक पार्ट है, जो ब्लॉकेज हो रखा है, ये बाईपास हो जाता है। ओके, सो इस तरह से सर्जरी करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। नेक्स्ट वन है इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर और पेसमेकर। अगर हार्ट का जो पेस मेकर है यानी जो ऐसे नोड्स है वो अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, इम्पल्स नहीं जा पा रही है उससे, तो उसके लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल पेस मेकर रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि हार्ट को प्रॉपरली इम्पल्सेस मिल सके, रिदम मिल सके और हार्ट प्रॉपरली वर्क कर सके। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद इंट्रा एरोटिक बैलून पंप। इसमें क्या करते हैं कि जो एरोटा होती है उसके अंदर एक बैलून इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये दो कंडीशन में प्रेजेंट रहता है कि जब डायस्टोलिक कंडीशन होती है यानी हार्ट जब रिलैक्स होता है तो ये बैलून इस तरह से डायलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इस तरह से डायलेट हो जाता है डायस्टोलिक की कंडीशन में। उसमें क्या होगा कि जो ब्लड है वो इजीली फिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो सिस्टोलिक कंडीशन होती है यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये बैलून भी क्या होता है, सिकुड़ जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो ब्लड आगे जाना है वो प्रॉपरली फोर्स के साथ आगे जा सकता है। तो समझ गए, डायस्टोलिक में तो ये डायलेट रहता है और सिस्टोलिक कंडीशन में ये नेरो हो जाता है। ओके, सो इस सर्जरी को बोलते हैं इंट्रा एरोटिक बैलून पंप। नेक्स्ट वन है वाल्व रिपेयर्स। अगर हार्ट के जो वाल्व है वो अगर खराब हो रखे हैं, डैमेज हो रखे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उन वाल्व को रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट वन यहाँ पे ऑप्शन है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। अब यहाँ पे जो भी हमने सर्जरी करी अगर इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ तो लास्ट में जो ऑप्शन बचता है वो बचता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। अगर पेशेंट का जो हार्ट है वो बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, वीक हो चुका है, तो तब क्या करेंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ओके, सो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।